Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाँ बच्चों, पहला चैप्टर आप लोगों को मिला YouTube के माध्यम से, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसमें हम लोगों ने देखा किस तरह से अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं और प्राइमरी एंट्री के रूप में आपको कुछ मैंने सिखाया था। तो आज ये दूसरा एंट्री में बताने जा रहा हूँ व्हाट इज जर्नल एंड इट्स फीचर, सिग्निफिकेंस एंड जर्नलाइजिंग। ये सब चीज आपको मिलेंगे डिस्काउंट के साथ, जो डिस्काउंट की एंट्री हुआ था। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर नई वीडियो की जानकारी भी आपको मिलती रहे। और पढ़ाने में अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इससे पूरा लाभ उठाएं और दूसरे को भी बताएं, ठीक है ना। इसे शेयर जरूर करें। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं, राइट द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का नमूना बनाइए, उसका जर्नल का डेफिनेशन बताएंगे और फीचर बताएंगे। तो जर्नल का नमूना कैसा होता है तो देखिए, राइट द स्पेसिमेन ऑफ जर्नल। तो जर्नल का नमूना जो होता है मेरे भाई ऐसे बनाते हैं, दिखाई दे रहा वहां पर, ठीक है। चल ये हो गया मेरा जर्नल का नमूना। और ये जो मैंने एंट्री बताया टेढ़ा टेढ़ा हो गया, ये सीधा हो गया, टेढ़ा कभी नहीं भाई, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। जर्नल का नमूना हम लोग सीधा लिखेंगे, आप कॉपी पर बनाओगे तो स्केल डाल के बनाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। यहां पर होता है डेट, यहां पर्टिकुलर, यहां पे होता है एलएफ, यहां पे होता है अमाउंट। और ये जो दो कॉलम होता है ना, ये बाबा अमाउंट का होता है। तो एक होता है सीआर अमाउंट, एक होता है डीआर अमाउंट। यहाँ पे रुपीज का सिंबल पर, यहाँ पे रुपीज का सिंबल पर आना चाहिए। हर जर्नल में टोटल का एंट्री जरूर होता है। ये 11th में 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सीबीएसई में। और बिहार बोर्ड में क्या कहता है कि जर्नल का नमूने बनाए, तो नमूना बनाने आ गए। अब जब क्वेश्चन में यही क्वेश्चन 2 से ज्यादा नंबर का है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का है, तो आपको इसका एक्सप्लेन भी देना होगा। जैसे जर्नल में लिखना होगा देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल। जर्नल में कुछ हिंदी में जर्नल कुछ 5 खाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम इज कॉल्ड डेट। डेट फर्स्ट कॉलम क्या है, डेट। हिंदी में लिखिए डिनार। इन दिस कॉलम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मेंशन। पहले खाने में हम लोग लेन देनों की तिथि लिखते हैं। सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर का होता है, लेन देनों का विवरण लिखते हैं। थर्ड कॉलम एलएफ का होता है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो नंबर। खाता जो होता है जनरल लेजर बनता है, उसका पृष्ठ संख्या लिखते हैं। और शेष जो रिमेनिंग कॉलम्स होते हैं वो अमाउंट का होता है, जिसमें कि हम लेन देनों के दिनांक को लिखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आया, हाउ मेनी कॉलम्स इन जर्नल। देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल, 1 2 3 4 एंड 5। कितने जर्नल में कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गए। आइए आप लोग कलम उठाइए, पेन उठाइए, लिखिए डिफिनीशन ऑफ जर्नल। डिफिनीशन ऑफ जर्नल यानी जर्नल क्या है, वो नाम का से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको केवल आपको लिखना है, हम तो यही बता रहे थे ना। अपनी कॉपी पे आप लिखेंगे जर्नल क्या है। आइए जर्नल का डेफिनेशन सुनिए। जर्नल का डेफिनेशन आपको कहता है कि द बुक इन विच द ट्रांजेक्शन ऑफ ए बिजनेस unit are recorded systematically for the first time is called journal book। फिर से सुन लीजिए, the book in which the transaction of a business unit are recorded systematically for the first time is called journal। योजना में क्या हुआ, ऐसी वही है जिसमें लेन देनों को सिस्टमैटिक वे में एंट्री किया जाता है। आइए तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सेकेंड होता है व्हाट इज द फीचर ऑफ जर्नल। जर्नल की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता देखिए, इट इज सब्सिडियरी बुक। ये क्या बुक है, सब्सिडियरी बुक है, सहायक बही है। देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल। जर्नल कितने कॉलम हो गए, 5। और ट्रांजेक्शन मेंशन इन डेट वाइज या ऑर्डरिंग मेथड। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑर्डरिंग मेथड में एक के बाद दूसरा ऐसे लिखाएंगे, नहीं ना, रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको कहते हैं वो। यूजुअली जर्नल कॉन्टेन 5 कॉलम्स हो ही गया। तो यही इसके क्या हो गया, आपको फीचर्स हो गए। ऑब्जेक्टिव जिसके नहीं आता है प्राय, तो फीचर्स इतना क्वेश्चन आता है।
आइए अब जर्नल बनाने का प्रारंभिक कुछ इंट्रेस्ट आपको बताते हैं, जो कल के वीडियो में भी क्लासिफिकेशन में भी बताए थे और यहाँ भी बता रहे हैं। आइए तो आगे हम देखते क्या है कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में देते हैं और तो किस तरह से डील करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला है जैसे स्टार्ट बिजनेस बाय कैश, कैश बाय कैश RS 1 लाख। इसका हिंदी हुआ 1 लाख रुपया रोकड़ लगाकर व्यवसाय चालू किया। दो में होगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किया 8000। 3 नंबर में देखिए और रिसीव्ड वेतन पाया 2000, नॉमिनल अकाउंट है ना, 4 में लिखे थे। सैलरी पेड RS 1000। चल ये 4 लिखिए। मैं चारों को डेट वाइज कैसे एंट्री बनाएंगे। जब ईयर और डेट रहेगा तो ईयर डेट पहले कॉलम में लिखेंगे। अब क्या बोलेंगे, क्रोनोलॉजिकल मेथड से डेट बाय डेट सिस्टम से इसको लिखना है। नहीं तो पहला क्या है, सीरियल नंबर है तो एक सीरियल नंबर लिख देंगे इसको। कल बताया जब कैश या कोई चीज ला के बिजनेस शुरू किया जाए तो वो DR2 में कैपिटल अकाउंट करेंगे। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल यूज करना। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट फॉर क्वेश्चन उतारो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या बाय कैश। समझ गए, इसको नैरेशन कहते हैं। कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को उसने चालू। दूसरा जो तारीख है कहता कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, पैसा कहाँ जमा किए, बैंक में। कल मैंने बताया था कि बैंक कौन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को DR, देने वाले को CR करे। तो कौन पा रहा है, बैंक पा रहा है। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट कितना लिखेंगे 8000। थर्ड नंबर में क्या है, रेंट रिसीव्ड माने किराया पाया। तो रेंट कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो याद रखना है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम एंड गेन। हानि और खर्च को DR में लिखो, आमदनी या लाभ को CR में लिखो। यदि रेंट रिसीव करते हैं तो क्या हो गया मेरे लिए, बेनिफिट हो गया ना, फायदा है। तो फायदा है तो क्या करोगे, 2 में रेंट हो जाता है। 2 में क्या हो जाएगा मेरा, रेंट अकाउंट। किस रूप में आ रहा है, पैसे में आ रहा है। तो डालेंगे कैश अकाउंट DR, कितना आ गया 2000। चलिए थर्ड क्या आपको, सैलरी पेड। फोर्थ में क्या है, सैलरी पेड करो या रिसीव करो, दोनों नॉमिनल अकाउंट है। जानबूझ के मैंने इस तरह से लिखा था। पेड करोगे तो हानि खर्च DR में क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितना रुपए का है, 1000 का। अब क्या करें, ग्रांड टोटल कर देंगे। देखिए 8 और 10 11, 1,11,000, 3 में 0, 3 में 0। तो ये समझ लीजिएगा बेसिक एंट्री है। व्हाट इज जर्नल बता दिए, फीचर ऑफ जर्नल बता दिए और ये आ गया। आइए अब आपको इसको कुछ अलग अलग एंट्री बताते हैं जहाँ पे बच्चा कभी फंस जाता है और वो गलती कर बैठता है। और हम जब बताते हैं तो मेरा जो भी जर्नल का 2-3 वीडियो रिलीज करेंगे, अगर ये सारी वीडियो आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन फंसेगा नहीं, बहुत कम हो जाएगा। दिक्कत होगा तो मेरे टेलीग्राम लिंक पे आप मैसेज छोड़ेंगे, हम आपको उसको सॉर्ट आउट करके बताएंगे कि इसको ठीक कैसे करना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। आइए और कुछ आपको दिखाते हैं ऐसा एंट्री जिसमें बच्चे लोग प्राय एरर कर देते हैं और वो एरर बहुत गड़बड़ होता है, आपका नंबर को नीचे कटवा देता है, नहीं माइनस करवा देता है। आइए एक विशेष एंट्री समझिए ड्राइंग के मामले में, है ना। क्या यूज होते हैं, ड्राइंग DRAWING। जब पढ़ाते रहे टीचर तो क्या करिए, उस वीडियो को सेव कर लीजिए और या नहीं तो उस वीडियो को आप बार बार देखिए। ड्राइंग या विथड्रॉ, इसका मतलब होता है आहरण या निकालना। क्या होता है, आहरण या निकालना। निकालना का मतलब क्या, आपका दुकान है, दुकान से कुछ सामान आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए क्या हो गया, वो ड्राइंग हो गया। नहीं
तो इस ड्राइंग में कभी कभी देखिएगा कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, कभी ड्राइंग्स टू बैंक ऐसा लिखा रहता है, तो स्टूडेंट को तो कैसे डील करना चाहिए इसको मैं एक लाइन में बताता हूं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन लिखा रहा है फॉर सेल्फ यूज, फॉर हाउस होल्ड, फॉर डोमेस्टिक यूज, फॉर प्राइवेट यूज, फॉर पर्सनल यूज, और इस तरह का बात लिखा रहे, देखिए क्या लिखा, सेल्फ यूज, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। तो याद क्या करना है कि जब क्वेश्चन कैश विथड्रॉ करने पर, कैश निकालने पर, जब आप कैश विथड्रॉ करोगे तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और टू में क्या डालेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट दिया तो कैश अकाउंट। फिर क्या करेंगे, जब क्वेश्चन लिखा रहेगा कि गुड्स विथड्रॉ करने पर, गुड्स विथड्रॉ करने पर, गुड्स मतलब क्या होता है, माल, माल निकालने पर क्या करेंगे, माल विथड्रॉ करने पर यानी निकालने पर क्या करोगे, माल निकाल कर माल घटेगा ना, तो लिखना चाहिए अपन लोग को ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। थर्ड नंबर में है कैश बैंक से निकालने पर, कैश बैंक से निकालने पर, जो अपने लिए आप कैश बैंक से निकालेंगे तो क्या होगा, आपका बैंक में जो भी बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम उसके एंड से, ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट दिया टू में क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट। क्या समझ में आया, यानी क्या सीखेंगे, हमेशा ड्रॉइंग 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 दिया होगा, और जहां जो चीज को कम करता है, डिक्रीज करता है, हम उसको टू में ले जाते हैं, नहीं। और वही जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कि फॉर ऑफिस यूज, क्या लिखा रहेगा, ऑफिस यूज, कार्यालय प्रयोग के लिए, या बिजनेस पर्पस, या बिजनेस यूज लिखा रहता है। तो कैसे बनाएंगे, कुछ भी निकाले, चलो सीधे डालो कैश अकाउंट डीआर और टू में बैंक अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉइंग डीआर में नहीं होगा। अब चलिए इतना सीख है। अब क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ रहता है, किसी भी राइटर में वो भी लिखे क्वेश्चन लिखे बताते हैं। ऐसा लिखा रहेगा, गुड्स यूज्ड इन हाउस होल्ड, घरेलू प्रयोग में माल निकाला। हिंदी क्या लिखा रहेगा, घरेलू प्रयोग में माल निकाला, गुड्स यूज इन हाउस होल्ड। घर क्या माल निकालेगा, क्या बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू परचेज। अब समझ गए, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू परचेज। इस तरह से हम लोग ड्रॉइंग की एंट्री को समझ गए और बन गया। आइए ड्रॉइंग के बाद कुछ और टिपिकल एंट्री आपको समझाते हैं, और उस एंट्री सबको कैसे आप डील करेंगे और वो सही कैसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा बोर्ड निकालने में समय लगता है हमको। चलिए एक टॉपिक फिर हम और नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिस्काउंट, DISCOUNT। डिस्काउंट क्या होता है, छूट, है ना, क्या होता है, छूट। तो पहले हम लोग डिस्काउंट के बारे में समझ लेते हैं कि डिस्काउंट होता क्या क्या, किताब में पढ़ना क्या क्या। तो मेनली मेरे विचार से 4 प्रकार का डिस्काउंट होता है। बुक में आप देखेंगे 2 प्रकार के डिस्काउंट के चलते हैं, स्केचिंग में 2 या 3 नाम कहते हैं, मरहम कहते हैं। 4 प्रकार का डिस्काउंट है जो हमको पढ़ना चाहिए। 4 प्रकार के डिस्काउंट में पहले डिस्काउंट का नाम है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। याद रखें, क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। इसका ही था व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट मतलब व्यापारी जो है अपने कस्टमर को ये छूट देता है कि आप अगर मेरे दुकान से लीजिएगा तो सीजनली छूट के रूप में आपको हम ट्रेड डिस्काउंट 10% देंगे। ऐसी डिफिनेशन की बात आए तो हम लोग यह लिख सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट इज गेटिंग बाय ऑल कस्टमर, ये सभी ग्राहकों को मिलता है, एंड नॉट इंटर्ड इनटू द बुक्स, और इसकी एंट्री बुक या बही में हम लोग एकदम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे आप कहीं मॉल गए होइएगा, बिग बाजार या कहीं भी गए होइएगा, देखिएगा 20% फ्लैट डिस्काउंट या 20% ऑफ लिखा रहता है ना। वो किसको मिलेगा, जो भी बंदा जाए, हम जाए, छोटा भाई जाए, जो भी जाए, सबको 20% मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिलेगा सवाल ही नहीं। जैसे क्वेश्चन में रहेगा आपको बाउट गुड्स
Rs 10,000 on 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन हो गया। इस ट्रेड डिस्काउंट को शॉर्ट फॉर्म में टीडी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीडी। तो अगर वर्किंग करोगे 10,000 का 10% निकालोगे इस तरह से 10,000 इंटू 10/100 कितना हो जाएगा? 1,000। तो वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा बेटा? थोड़ा सा बैठो। आफ्टर डिस्काउंट यानी छूट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 9,000। नहीं, जब माल खरीदेंगे तो आपका क्या माल आएगा? परचेज या गुड्स अकाउंट दिया, क्या डालेंगे? परचेज अकाउंट दिया। टू में क्या डालोगे? कैश अकाउंट। कितना गया? 9,000 गया। यानी क्या लिखे? दिस इज गेटिंग बाय ऑल कस्टमर एंड नॉट इंटर्न इन द बुक्स। बुक्स में इसको हम लोग कभी नहीं लिखेंगे। और यही क्वेश्चन आता है सोल्ड गुड्स था, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, वहां भी घटा करके लिखते, अदर से हम लोग कुछ नहीं डालते। तो चलिए, पहला एनपी आप लोग समझ गए, पहला प्रोडक्ट समझ गए, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरे डिस्काउंट का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट। क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो कैश डिस्काउंट को अब क्योंकि हम जानबूझ के सील वाला बदलने में इसलिए मिटा देते हैं। कैश डिस्काउंट का डिफिनेशन सुनिए। कैश डिस्काउंट के बारे में कहता है इट इज गेटिंग बाय दोज टाइप ऑफ कस्टमर हु पेमेंट मेड इन कैश। ये केवल उन ग्राहकों को मिलता है या उनको मिलेगा जो भुगतान नगद में करेंगे। कैसे करेंगे? नगद में करेंगे। ये उधार वाली सिस्टम नहीं है कि सबको मिल जाएगा, ये नगद वाली सिस्टम है। अगर आप नगद में पेमेंट करेंगे तो फिर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये समझ गया कैश डिस्काउंट। और इसका एक महत्वपूर्ण लाइन है, इट इज इंटर्ड इनटू द बुक्स। इंटर्ड का मतलब होता है इसको बुक में लिखना है या लिखाता है। ठीक ना? जैसे क्वेश्चन मैं बदलता हूं इसी को। क्वेश्चन रहेगा सोल्ड गुड्स बाय कैश Rs 10,000 एंड 10% कैश डिस्काउंट। कौन डिस्काउंट मारने जा रहा है? कैश डिस्काउंट, नगद छूट। जैसे कहेगा आपको कि देखो बाबू ये मारकर उधार खरीदोगे ना तो 9 रुपया में देंगे, और नगद खरीदोगे तो 8 रुपया में देंगे। नहीं, तो किनको मिलेगा? जो नगद खरीदने वाले उनको मिलेगा। तो फिर वही 10,000 का 10% निकालोगे 1,000, आफ्टर डिस्काउंट 9,000 हो जाएगा। अब बेचोगे, सोल्ड करोगे तो सोल्ड सेल कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। या गुड्स कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। फॉर्मूला होता है डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाले को डीआर में लिखो और जाने वाले को सीआर में लिखो। तो जब माल बेचोगे तो क्या पैसा आएगा तो क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे? 9,000। वही परचेज आता तो परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। मगर इस क्वेश्चन में देखे क्या कि यदि ट्रेड डिस्काउंट रहेगा ना तो नहीं लिखा, कैश डिस्काउंट होगा क्या करेंगे? यहाँ लिखना चाहिए हम लोग को। क्या हो? कैश अकाउंट डीआर और डिस्काउंट अकाउंट डीआर। टू में क्या डालेंगे? सेल्स अकाउंट। देखिए अभी अगर क्या लिखते थे? कैश टू सेल्स। वो कब होता है? जब ट्रेड डिस्काउंट रहता है तब होता है। और वही हुआ कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू सेल्स। तो मैंने क्या बोला कि कैश डिस्काउंट को लिखो तो ये 10,000 लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अगर रहता तो ये वाली बात हम लोग नहीं लिखते और 9,000 का 9,000 होता, ये नहीं होता। तो चलिए ये समझ गए। बाकी जो 3 नंबर और 4 नंबर डिस्काउंट है ये नॉलेज के लिए है। इस पर सवाल किसी बुक में अभी तक नहीं आया है, मैं बुक लिखूंगा तो डालूंगा। आइए, तो तीसरा जो डिस्काउंट है उसका नाम है, आप लोग तक सुने स्पेशल डिस्काउंट, SPE, स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट होता है विशेष छूट। क्या कहते हैं उसको? विशेष छूट। नहीं, विशेष छूट क्या होता है? स्पेशल डिस्काउंट इज गेटिंग बाय स्पेशल कस्टमर। विशेष छूट विशेष ग्राहकों को मिलता है। अगर हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन विजिट करने आ जाए तो उनके गुडविल से लोग मुझे जानेंगे, मेरे गुडविल से अमिताभ जी को लोग नहीं जाएंगे। नहीं, तो ऐसे लोगों से पैसा नहीं मांगा जाता, उनको प्यार से आता है। ये सर बैठे फिर कमाइएगा, हाँ जो सर आते रहिएगा सर, अच्छा लगता है आप आते हैं तो मुस्कुराए करना है कॉमर्स में। नहीं, क्योंकि उसके आने से आपको बेनिफिट है। ठीक है। तो ये कौन डिस्काउंट हुआ? स्पेशल डिस्काउंट गेटिंग बाय स्पेशल कस्टमर। विशेष ग्राहकों को तोहफा देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए ताकि आपके यहाँ वो बार बार तशरीफ लाए, बार बार आए। इनकी एंट्री भी हम किताब में नहीं करते। एक डिस्काउंट होता है कॉमोडिटी डिस्काउंट। कॉमोडिटी डिस्काउंट यानी कहीं का था मात्रा छूट। मात्रा छूट, यह मात्रा छूट वस्तु के क्रय पर निर्भर करता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द यूनिट्स, बाई ऑफ द यूनिट्स। जितना यूनिट बाई करोगे उस पर डिपेंड होगा।
कभी कभी आप लोग बिग बाजार या मॉल में जाएंगे या कहीं बड़े दुकान में जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा बाई 2 एंड गेट 1 फ्री, 2 खरीदिए मुफ्त पाइए। किनको मुफ्त मिलेगा? जो खरीदेगा। हम लोग कहेंगे भैया एक काम करो तो मुफ्त वाला हमको दे दो और अपने पास रख लो, तो वो जूता मार के दुकान से बाहर करेगा, शीशा तोड़ दे बाहर गिरा। कॉम्पिटिटिव डिस्काउंट किसको मिलता है? जो उसके शर्तों को पूरा करता है, बाय 2 एंड गेट 1 फ्री। तो चारों समझ गए। अब क्वेश्चन में 1-2 जगह आपको कैसे फंसाएगा कि जैसे दोनों डिस्काउंट, जैसे ट्रेड डिस्काउंट अलग है तो आप निकाल ली, कैश डिस्काउंट अलग है तो आप निकाल ली। अब जब एक ही क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट दिया है तो क्या करना चाहिए हम लोग को? नहीं, कभी कभी मिलेगा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट दोनों रहेगा। जैसे क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको देखिएगा और ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे रिवाइंड करके 2-4 बार सुन लेना, गलती नहीं हो। जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक ही क्वेश्चन में दिया हो, पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालो और फिर शेष पर कैश डिस्काउंट निकालो। याद है, शेष पर कैश डिस्काउंट निकालो। यू फर्स्टली चार्ज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट चार्ज ऑन रिमाइंडर, शेष पे। जैसे क्वेश्चन एक मैं देखता हूं, जो क्वेश्चन है कि बाउट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बाउट गुड्स बाय कैश। देखो बाउट गुड्स बाय 2-4 क्वेश्चन बनाते हैं अपने मन बाय कैश आर 10,000 ऑन 10% CD एंड 5% CD बोले तो कैश डिस्काउंट। कहता है कि नगद माल खरीदे हैं 10,000 का, इसे 5% का ट्रेड डिस्काउंट था और हमको 10% का कैश डिस्काउंट था और 5% का नगद छूट हमको दिया गया। आइए इसका वर्किंग नोट करते हैं। और वर्किंग नोट क्या करेंगे? पहले 10,000 का निकालो 10%। पहले बोला था ना, पहले CD निकालना चाहिए, तो 1,000 निकलो, इसीलिए क्या हुआ 10,000 माइनस 1,000 कितना आएगा आपको? 9। क्या निकालेंगे? 5% CD बोले तो कैश डिस्काउंट, ये कैसे निकलेगा? 9,000 इंटू 5/100, 9×5=45, 450 रुपया। तो CD के बाद मूल्य। देखो तुम लोग के जो जमाना में CD नहीं देखा होगा ना, पेन ड्राइव का जमाना, हम लोग समय में CD पर मूवी देखते थे। तो 9,000 घटा 450 तब 8,550 रुपया। और खरीदे तो परचेज आया माल, क्या बनाएंगे? परचेज अकाउंट दिया, ठीक है। आपको कैश अकाउंट, और कोई हमको पैसा छोड़ दिया तो फायदा हो गया ना, टू डिस्काउंट। यहाँ पर क्या लिखोगे? 9,000, यहाँ पे 8,550, यहाँ पे 450। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्या बोले थे नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री छोड़ दिया, नहीं किया। अब आपको क्वेश्चन बताते हैं पार्टली पेमेंट। अब कभी कभी क्या होगा कि आप जिसे क्वेश्चन लाने जाके हाँ भैया आगे पैसा देंगे, तो आप चूंकि कह है ना कि जितना पेमेंट करोगे उसको हम डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट, उसी को मिलेगा जो नगद में पेमेंट करेगा। बोले शर्त पूरा करना है तो ऐसा लात मारना कि शीशा तोड़ते हुए दुकान से बाहर। आइए क्वेश्चन एक बताते हैं, देखिएगा कैसे बनेगा। पर्चे वाला बनाएंगे तो चलो सोल्ड वाला बताते हैं। सोल्ड अपने मन से लिखते हैं, सोल्ड गुड्स टू रंजन को मान देते हैं RS 10,000 on 10% TD and 5% CD, cash paid only 60%। कहता है फुल गुड्स टू रंजन को माल लेते हैं, कितना का माल लेते हैं? 10,000 रुपए, नहीं इस पर, और 10% TD और 5% CD। ट्रेड डिस्काउंट है 10% और कैश डिस्काउंट कितना है? 5%। और कितना पैसा उसको मिल रहा है? 60%। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो बनाना है वर्किंग नोट, क्वेश्चन था ना यहाँ वर्किंग नोट चार्ट करते हैं। तो पहले देखिए 10,000 का निकालेंगे 10%, TD के बाद वैल्यू 1,000 हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वैल्यू आफ्टर TD, ट्रेड डिस्काउंट के बाद मूल्य 10,000 घटाओ 1,000, कितना हो जाएगा आपको? 9,000। कितना हो गया आपको? 9,000 हो गया। TD के बाद उसका वैल्यू हो गया, नहीं। अब क्या करेंगे इसका? कैश पेड 60% है, 9,000 गुने 60/100, 5,400 रुपया दिया।
वो ड्यूज माने बाकी कितना रख लिया, तो 9,000 में से आपको 5400 रुपया दिया, इसका मतलब है 3600 रुपये क्या कर लिया आपका बाकी रख लिया। चलिए कैश डिस्काउंट तो उसको मिलेगा नहीं, चलिए कैश डिस्काउंट निकालते हैं। 5400 गुने 5/100, 5 का 20, 50 25 27 70 रुपया कैश डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के बाद वैल्यू कितना 5400 रुपया लेना था, 270 उसको हम लोग छोड़ दिए, तो 0 और 7 3 10 और 4 में से 3 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1 5 का आमा 30 रुपया। अभी मैंने बताया था कि क्या डिस्काउंट का एंट्री होता, तो सोल्ड करेंगे तो पैसे अपने पास क्या आएगा, और जब छोड़ दो तो हानि वाले कैसे बनाएंगे। कैश अकाउंट दिया, तुम्हारे हाथ में कितना कैश मिला, 5130 रुपये, बहुत अच्छा ढंग से लिखते हैं। डिस्काउंट अकाउंट दिया, तो देखो डिस्काउंट को मिला था, उसको 1000 मिला और 270 रुपया, 1000 कौन डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सर बताया कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कभी मत करो, इसको छोड़ देते हैं। तो ट्रेड कैश डिस्काउंट कितना 270 रुपया। फिर किसके यहाँ से माल बेचे हैं, रंजन के यहाँ से उधार बेचे, तो उसका नाम लिख लो ना, तब रंजन वहां देगा। रंजन अकाउंट दिया, कितना लिखेंगे हम लोग रंजन के नाम से 3600, असल में क्या डालेंगे तो सेल्स कितना हो जाएगा हमारा 9,000। इस प्रकार से मेरा डिस्काउंट का एक टॉपिक था जो खत्म हो गया। अब आपको एक क्लास बता ही देते हैं, थोड़ा सा आप लोग दम रखिए, तो होगा क्या कि पूरा एक जर्नल का चैप्टर आपको मिलेगा, जैसे कहीं से क्वेश्चन आप टच करेंगे तो बनेगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं और देखिए आप। चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो इम्प्रूवमेंट से संबंधित खर्च होता है, जो कुछ एडवांस रिटर्निंग के श्रेणी में आते हैं। एक आपको बच जाएगा जीएसटी वाला एंट्री, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये पीएस ग्रेवाल में है। इसके बाद तो हम जीएसटी का एक एंट्री बना के पूरा आपको जरूर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो जीएसटी के नाम से रिलीज होगा, आप लोग देखिएगा जीएसटी के नाम से। वो चूंकि कोई बकरीद आ गया, छुट्टी रहेगा 3-4 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसके बाद आऊंगा तो जीएसटी का ही वीडियो रहेगा, ठीक है। आइए, एक इम्प्रूवमेंट वाला खर्चा होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि वैसा कोई खर्च जो उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बढ़ा दे, तो उस पर खर्च को हम लोग उस एसेट्स के साथ जोड़ देते हैं। नहीं, जिस तरह से मान लीजिए आप एक गड्ढा जमीन लेते हैं, उसको भर देते हैं, भरने का जमीन महंगा हो जाता है। नहीं, बिल्डिंग लेते हैं, गुसलखाना नया बनवा देते हैं। रिपेयर करना और कंस्ट्रक्शन करना दोनों अलग अलग चीज है। मशीनरी जिसे आप कमाते हैं, उस मशीनरी में ऐसा इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे आटा चक्की होता है ना, लाते हैं, गेहूं पीसना नहीं चालू करता है, उसको बैठाने में, ठीक कराने में खर्च होता है, तो वो एसेट्स पर ही जोड़ देते हैं। व्हेन इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस पे जैसे लिखेगा इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस पेड ऑन मशीनरी, मशीनरी में, ट्रैक्टर में, सब इम्प्रूवमेंट खर्चा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्सपेंसेस नहीं डालेंगे, मशीनरी टू कैश होगा। मशीनरी अकाउंट दिया तो मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। फिर अगर रिपेयर चार्ज पेड, अगर इसी में रहता है इम्प्रूवमेंट की जगह पे रिपेयर और मशीनरी, रिपेयर ऑन मशीनरी, तो आप बनाएंगे रिपेयर अकाउंट दिया टू मशीनरी अकाउंट। याद रखें कि जिस दिन कोई एसेट्स खरीदेंगे आप उसी दिन उस पर भी अगर खर्चा करोगे तो उस एसेट्स का नाम लिखना, और बाद में करेंगे तो उसका रिपेयर खर्चा हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस जो एंट्री बना है, क्योंकि वीडियो का समय ज्यादा भाग रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टेज करने में लगे हुए, कि कम हो जाएगा तो एमबी कम खर्च होगा। नहीं, एयरटेल बेईमान हमको काट लेता है, डेढ़ एमबी काट दिया है, परेशान कर दिया है। देखिए जब लॉस हो गुड्स का, लॉस हो गुड्स का, जब माल की हानि है, तो माल की हानि होता है जब दो तरह की तकलीफ देने वाली बात होती है। पहला तकलीफ देने वाला बात होता है कि अगर आपका माल इंश्योरेंस कराया हुआ है तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी भरपाई कर देगी। अगर पूरा अनइंश्योरेंस माल है, इंश्योरेंस किया हुआ थोड़ा ही माल नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपको 0 रुपया रिकवरी होगा, कोई रिकवरी नहीं होने वाला है, पूरा पॉकेट से हानि होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन है मेरा, गुड्स लॉस बाय फायर RS 10,000 का माल जल गया। तो 10,000 का माल जल गया तो आपके लिए कौन अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया ना, एक प्रकार का पूरा नुकसान है। इसका एंट्री बनाएंगे हम लोग,
लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट लॉस बाय फायर अकाउंट DR अकाउंट कितना 10,000 का माल जो है आग से जल गया, नहीं 10,000 का माल जल गया, नुकसान हो गया, हानि हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी का दौड़ के गए कि भैया पैसा दो, 10,000 का माल जल गया, इंश्योरेंस करके आ रहे, इंश्योरेंस करवाया था, डेट फेल हो गया था, तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पर फिर क्या होगा, जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा आपको, जैसे इंश्योरेंस कंपनी दो तरह की बात होता है, क्लेम एडमिट करता है और पेड करता है। इससे इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ₹9,000 क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी एडमिट किया, कहेंगे तो हम 9,000 रुपया देंगे, दिया नहीं, क्या बनाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट दिया, है, और प्रॉफिट एंड लॉस मैनेज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, टू लॉस बाय फायर। देखो 9,000 का माल जला, 1,000 की नुकसान हो गई और 10 रुपये, 1,000 का नुकसान कहाँ से देखिए, लॉस, मतलब 10,000 का माल जला, 10,000 देता, तब तो मेरा पैसा पूरा हो जाता, मतलब दिया कितना इंश्योरेंस कंपनी 9,000 दिए, तो 1,000 का आपका नुकसान हो गया। अब क्या है, इंश्योरेंस कंपनी पेड रखेंगे, क्लेम आपको दे दे, क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना देगा, पूरा 9,000। कभी कभी आप जब किताब उठाएंगे, किसी बुक उठाएंगे, तो कभी यहाँ मिलेगा बैंक अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंश्योरेंस कंपनी का, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। कह रहे अनवर सर से एक बार वीडियो देखा तो वो कह रहे थे प्रॉफिट लॉस इंश्योरेंस एक साथ में या बैंक इंश्योरेंस, ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्लेम नहीं करके वहां लिखा हुआ इंश्योरेंस कंपनी पेड रख ले, तो पेड किया ना, तो वैसे कंडीशन में ये वाला इशू तो बनेगा नहीं, इसके बाद जस्ट भी होता है, इसलिए पेड इसके साथ परचेज कहाँ होता है, ये केवल सुन लीजिए, हम बोर्ड पर नहीं लिखने जा रहे हैं। तो वो क्या होगा कि कभी कभी व्हेन गुड्स गिवन एट चैरिटी, जब माल आप दान के रूप में देंगे, तो दान के रूप में देंगे तो क्या एंट्री होगा, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, नहीं फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट तो क्या होगा, परचेज अकाउंट। फिर गुड्स गिवन एट चैरिटी में देंगे, चैरिटी टू परचेज अकाउंट, यानी इन सब कंडीशन में गुड्स कम जाता है और गुड्स क्या हो जाता है, परचेज चला जाता है। इसको समझने के लिए आपको एक और तरकीब बताते हैं, जो कहाँ डेबिट और कहाँ क्रेडिट का नियम लगाएंगे। देखो चला, समीकरण चैप्टर इक्वल टू अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको आता है ठीक है, नहीं आता हुआ तो हमको आप मैसेज करोगे और हम ठीक आपको इक्वेशन का भी एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल देंगे। देखो जब भी कोई थिंग्स है ना, दो ही प्रकार के थिंग्स होते हैं, जनरल में एसेट्स होगा या लायबिलिटीज होगा। लायबिलिटीज क्या होता है कि हर में DR होगा या CR होगा, इसमें भी क्या होगा, DR होगा या CR होगा। तो एसेट्स DR में इंक्रीज करता है और यहाँ CR में डिक्रीज करता है, और यह जो है DR में डिक्रीज करता है और CR में इंक्रीज करता है। कैपिटल लायबिलिटी, तो याद रखिएगा कि एसेट जैसे कहेगा कि बाउट मशीनरी खरीदेगा, मशीन आपके यहाँ आया, हमेशा मशीनरी DR में, सोल्ड मशीनरी बेचे तो गया घटेगा, हमेशा 2 में लिखो। ऐसे लोन टेकन फ्रॉम राजेश से कर्जा लिए तो बड़ा पैसा तो 2 में होगा। बैंक लोन पेमेंट कर घटा 2 में बैंक लोन होगा, तो 2 में बैंक को पेमेंट कर दिए। ध्यान देंगे इंक्रीज डिक्रीज का जो मॉडर्न रूल्स है उसको पढ़िएगा, किताब में दिया है और काफी आसान है, जो नहीं कि हम बताएं। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और दूसरे को शेयर करें, ताकि अच्छी वीडियो आपको मिले और दूसरे को भी मिले, और पढ़ाई में मदद करना चाहिए। नहीं, थैंक यू।